हेलो नमस्कार, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मुर्गियों की नस्लों के बारे में और मुर्गी प्रबंध के बारे में। मुर्गी की नस्लें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। मुर्गी का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका होता है गेलस डोमेस्टिका या गेलस गेलस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। जो पालतू मुर्गी होती है जिसका क्या नाम होता है? गेलस डोमेस्टिका नाम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। मुर्गी में अगर गुणसूत्र संख्या की हम बात करें तो 2n = इसमें होता है 78। कितना होता है? 78 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो इसकी फैमिली होती है फेसिनिडी। मुर्गी की जो फैमिली है कौन सी है? फेसिनिडी इसकी फैमिली होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रजिस्टर्ड नस्लें। रजिस्टर्ड नस्लें कितनी है मुर्गी की? मुर्गी की रजिस्टर्ड नस्लें मुर्गी की कितनी नस्लें रजिस्टर्ड है? 19 नस्लें। अब ये रजिस्टर्ड कौन करता है ये बताओ मेरे को आप एक बार। तो कौन करता है? बताया था मैंने पिछली क्लास में भी। हाँ हाँ, NBAGR है ना। NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पे है ये? करनाल है ना। NBAGR वो करनाल में है। ये अपने पशुओं की जो नस्लें हैं भारत में उनको रजिस्टर्ड करता है। और मुर्गी की कितनी नस्लें रजिस्टर्ड हो चुकी है? 19 नस्लें मुर्गी की रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद हम बात करें अगर मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है मुर्गी के मांस को? चिकन बोला जाता है ना। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है। और आजकल क्या है, जो मुर्गी का मांस है उसको सफ़ेद मांस भी बोला जाता है ना। जो अदर मतलब एनिमल्स है उसके मांस को तो बोला जाता है लाल मांस, लेकिन जो मुर्गी का मांस है उसको सफ़ेद मांस भी बोला जाता है ना। सफ़ेद मांस भी बोलते हैं मुर्गी के मांस को। अगर अदर एनिमल्स की बात करें तो उसको लाल मांस बोला जाता है ना, सफ़ेद मांस बोला जाता है मुर्गी के मांस को। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि मुर्गी पालन और अंडे में जो अग्रणी कौन सा मतलब स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। मुर्गी पालन और जो अंडा उत्पादन है उसमें अग्रणी है आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान में अग्रणी कौन सा जिला है? आप सब जानते हैं कौन सा है? अजमेर। अजमेर को क्या बोला जाता है? अंडों की टोकरी भी बोलते हैं ना अजमेर को। क्या बोलते हैं? अंडे की टोकरी अजमेर को ही बोला जाता है ना। राजस्थान में मुर्गी पालन एवं अंडा उत्पादन में अग्रणी जिला आपसे पूछे तो कौन सा बताएंगे? अजमेर बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगर देसी मुर्गियों की बात करें, है ना। ओवरऑल तो हो गया अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर। लेकिन हम सिर्फ देसी मुर्गियों की अगर बात करें तो देसी मुर्गियां सर्वाधिक राजस्थान में बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक जो देसी मुर्गियां हैं वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नस्लों की, है ना। इसकी नस्लें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं मुर्गी की भारतीय नस्लें, है ना। भारतीय कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। कौन सी है? असील है, चटगांव है, कड़कनाथ है और गागस है ना। उनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। ये देखिए जैसे आप असील, है ना। असील है वो, इसका अगर उत्पत्ति की बात करें हम तो असील की उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। असील का जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछा है आपसे तो कहाँ बताएंगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात करें इसकी विशेषता की, तो जो ये असील मुर्गी है वो लड़ाकू नस्ल है। कौन सी नस्ल है? लड़ाकू नस्ल बोलते हैं इसको, है ना। जैसे वो मनोरंजन वगैरह इसके लिए इसको काम में लिया जाता है। लड़ाकू नस्ल है ये, इस प्रकार की होती है ना। असील जो है इस प्रकार की होती है, स्पेशली जो ये किसमें? लड़ाकू नस्ल है और इसको मनोरंजन के लिए भी काम में लिया जाता है। लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए, है ना। लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नस्ल है वो लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है देसी में, तो कौन सी है? असील इसके लिए फेमस है। और इसका जो मांस होता है वह भी स्वादिष्ट होता है ना। असील का मांस भी स्वादिष्ट होता है। लेकिन मेन अगर आप बात करें तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि असील है वो
लड़ाकू नस्ल, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी नस्ल लड़ाकू नस्ल के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सी है? असील नस्ल है वो लड़ाकू नस्ल है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? इसकी उत्पत्ति है असील की उत्तर प्रदेश, असील की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश। उसके बाद है ये नस्ल कौन सी है? लड़ाकू नस्ल है। अब लड़ाकू नस्ल है तो इसको लड़ाई करवा के और किसके मनोरंजन में काम में लेते हैं ना, लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद जो इसका मांस है वह भी स्वादिष्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कड़कनाथ की, है ना। कड़कनाथ जो होती है मुर्गी होती है वह भी पूरी काली होती है, आप देख सकते हैं जैसे, है ना, ये है ना, ये मुर्गी, ये कड़कनाथ है। कड़कनाथ क्या होती है? बिल्कुल काली मुर्गी होती है। इसका जो मांस है वो भी काला होता है। जो कड़कनाथ का मांस है वो भी कैसा होता है? काला होता है। और उसमें आयरन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है ना, ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की। अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें तो क्या है, जो कड़कनाथ है उसकी उत्पत्ति है मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश को जो क्षेत्र है ये किसकी उत्पत्ति है? कड़कनाथ की। आप उत्पत्ति याद करें, सबकी याद रखें, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं यह नस्ल मांस एवं अंडा उत्पादन, है ना, मांस एवं अंडा यानी ड्यूल पर्पस के लिए है ये नस्ल है वो मांस एवं अंडा उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। इन मुर्गियों का रंग कैसा होता है? काला होता है ना, अपन ने बात की थी, इन मुर्गियों का रंग काला होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं ना, डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद इसका मांस है वो भी काले रंग का होता है। अगर मांस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो जो मांस है वो भी काले रंग का होता है। उसके बाद आयरन है वो इसका काला रंग होता है और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी अधिक मात्रा में अगर आयरन की बात करें तो किस में पाया जाता है? कड़कनाथ में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, चटगांव। उससे पहले इसको आप देख ले पूरा। कड़कनाथ में उत्पत्ति है पश्चिमी मध्य प्रदेश, याद रखनी है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद ये किस किस के लिए पाली जाती है? तो मांस एवं अंडा उत्पादन, है ना, दोनों चीज़ों के लिए इसको पाला जाता है। इसकी मुर्गियों का ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से, क्या होता है? काले रंग की मुर्गियाँ होती है और मांस का रंग भी काला होता है। ये विशेषता देके आपको पूछ सकते हैं ना, काला रंग और काले मांस वाली मुर्गी कौन सी है? तो कौन सी बताएंगे? कड़कनाथ। उसके बाद हम बात करते हैं चटगांव की। तो चटगांव का अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें हम तो क्या है? पश्चिमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चटगांव की। चटगांव में क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिमी बंगाल। जो चटगांव नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल। और इसके कलर की हम बात करें तो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, जो भूरे पीले कलर की, इस प्रकार से, है ना, हल्का हल्का पीला और भूरा कलर इसका होता है। ये स्पेशली किसके लिए पाली जाती है? मांस उत्पादन के लिए, है ना। जो चटगांव है वो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गागस की। तो गागस का ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये क्या होती है? साहसी नस्ल होती है। अगर आपको गागस के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो यही कि ये साहसी नस्ल होती है ना, इस प्रकार की दिखाई देती है। और जो गागस है उसकी क्या विशेषता है कि ये साहसी नस्ल होती है। उसके बाद हम विदेशी नस्लों की बात करते हैं ना। विदेशी नस्लों में क्या है? एशियाटिक नस्लें हैं, इंग्लिश नस्लें हैं, अमेरिकन नस्लें हैं, मेडिटेरियन नस्लें हैं ना, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एशियाटिक नस्लें। तो एशियाटिक प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? ब्रह्मा और कोचिन। ब्रह्मा और कोचिन जो नस्लें हैं वो किस में आती है? एशियाटिक, है ना। आपसे पूछ सकते हैं भाई ये ब्रह्मा और कोचिन कौन सी है, तो कौन सी है? एशियाटिक नस्लें हैं ये, है ना। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश नस्लें। इंग्लिश नस्लों में बात करें तो कौन कौन सी है? जो कॉर्निश है वो इंग्लिश नस्ल है, रेड केप, ऑस्ट्रेलोप, डोरकिंग और सनसेक्स, ये किस में आती है? इंग्लिश नस्लें हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं अमेरिकन नस्लों की, है ना, तो अमेरिकन में कौन कौन सी है? प्लाईमाउथ रॉक है, कौन सी है? प्लाईमाउथ रॉक। और एक है न्यू हैम्पशायर, है ना, न्यू हैम्पशायर, ये कौन सी है? अमेरिकन नस्ल है। उसके बाद कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। इस प्रकार से प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर और रोड आइसलैंड जो रेड है वो किस में आती है? अमेरिकन नस्लें हैं। उसके बाद बात करें अगर मेडिटेरियन की, है ना, तो मेडिटेरियन में कौन कौन सी आती है? एक तो है जो वाइट लेगोर्न होती है ना, वाइट लेगोर्न जो फेमस नस्ल है वो किस में आती है? मेडिटेरियन में, है ना। और एक आती है मिनोरका। मिनोरका नस्ल है वो किस में आती है? मेडिटेरियन में। जो मिनोरका नस्ल है वो किस में आती है? मेडिटेरियन नस्लों में आती है। उसके बाद हम जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट नस्ल है आपकी कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। रोड आइसलैंड रेड की अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, सबसे पहले उत्पत्ति आपको ध्यान में रखनी होती है। उत्पत्ति की बात करें तो क्या है? अमेरिका इसकी उत्पत्ति है। कहाँ है उत्पत्ति? अमेरिका। उसके बाद हम बात करें तो ये कौन सी नस्ल है? ड्यूल पर्पज वाली, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? द्विकाजी। द्विकाजी यानी मांस व
अंडा उत्पादन है ना, ये तो आपको पता है। द्विकाजी कौन सी होती है? मांस और अंडा उत्पादन वाली द्विकाजी नस्ल है। ये रोड आइसलैंड रेड जो नस्ल है द्विकाजी नस्ल है, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। कौन सी नस्ल है? द्विकाजी या ड्यूल पर्पज जिसको बोलते हैं अपन, वो है रोड आइसलैंड रेड। इसके बाद अगर अंडे की बात करें, ये इसकी विशेषता है कि जो इसका अंडा होता है, आप देख सकते हैं ये जो अंडा है वाइट ना होके कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भूरे रंग के अंडे वाली मुर्गी की नस्ल, तो ये दे दिया जाता है इसमें ना, रोड आइसलैंड रेड। तो इसकी अगर विशेषता की बात करें तो अंडे इसके इस प्रकार के होते हैं ना, वाइट नहीं दिखते और कैसे दिखते हैं? भूरे कलर के दिखते हैं इसके अंडे। उसके बाद अगर बात करें अंडे कितने देती है, तो ये लगभग माने आप 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष देती है। कितने देती है? 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष। अगर अंडों के बारे में पूछा तो कितने हैं रोड आइसलैंड रेड के? 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष। ये जो रोज कलंगी वाले हैं पक्षी होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं इस प्रकार। ये देखो रोज कलंगी दिख रही ना आपको, रोज कलंगी वाले जो पक्षी हैं फेमस है इसके। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट लेगहॉर्न की। व्हाइट लेगहॉर्न का अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो व्हाइट लेगहॉर्न की उत्पत्ति स्थान इसका है इटली। कहाँ पे है? इटली। व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान इटली। उसके बाद हम बात करें तो जो ये फेमस नस्ल है इसके क्या अंडा उत्पादन बहुत अधिक होता है। जो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी है उसका अंडा उत्पादन अधिक होता है, मतलब विश्व में सबसे अधिक मानते हैं इसको ना। जो विश्व में सबसे अधिक आपसे पूछ ले अगर कि विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली है ना, तो कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। और जैसा इसका नाम है वैसे ये व्हाइट कलर की होती है ना, इस प्रकार से कंप्लीट व्हाइट दिखती है। और इसका जो एक प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? औसत इसका जो है 220 से 240 है ना। औसत अगर आप याद करें तो कितना है? 220 से 240 इसका अंडा उत्पादन प्रति वर्ष होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये कितने 5 माह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है। नॉर्मल एज होती है मुर्गियों की 5-6 माह है ना, 5-6 माह में मुर्गी अंडा देना प्रारंभ करती है। तो इसकी एज कितनी? 5 माह में ये अंडे देना प्रारंभ कर देती है। व्हाइट लेग उनका क्या क्या याद रखोगे? एक तो इटली याद रखना अपन को है ना, उत्पत्ति स्थान तो हमेशा याद होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है आपके यह नस्ल क्या है? विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल होती है जो व्हाइट लेगहॉर्न है ये। उसके बाद अगर अंडा उत्पादन क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा होता है तो आपको पूछ सकते हैं ना, अगर सबसे ज़्यादा किसी का होता है तो ये स्पेशलिटी है इसकी, तो ये आपको पूछा जा सकता है ये कितना अंडा उत्पादन है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है तो पूछ सकते हैं ये भी है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाई माउथ रोग। प्लाई माउथ रोग की अगर बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। कहाँ पे है? अमेरिका। और जो इसका मांस होता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है ना। अगर क्वालिटी की बात की जाए मांस की, तो अगर आपसे पूछे श्रेष्ठ क्वालिटी का मांस है ना, जो श्रेष्ठ उत्तम मांस होता है वो किससे प्राप्त होता है? प्लाई माउथ रोग से। इसके मांस की स्पेशलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब क्वालिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर इसकी बात करें ये अंडा उत्पादन में भी अच्छी मानी जाती है ना, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर आपके ये इस पे बैठता है कि ये क्या है? श्रेष्ठ मांस उत्पादन वाली। इसमें आपको दो ही चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी, क्या है? एक तो उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है किसका? प्लाई माउथ रोग का। उसके बाद अगर बात की जाए मांस की तो इसका श्रेष्ठ क्वालिटी का मांस है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का मांस प्लाई माउथ रोग का होता है। उसके बाद ये जो नस्ल है वो अंडा उत्पादन में भी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड कॉर्निश की, है ना। रेड कॉर्निश का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? इंग्लैंड। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? रेड का। रेड कॉर्निश जो है इसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। उसके बाद बात करें ये नस्ल क्या है, कहाँ पे फेमस है? ये अमेरिका में मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है ना। अमेरिका में मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? रेड कॉर्निश। उसके बाद बात की जाएगा इसकी त्वचा का कलर है ना, त्वचा का कलर कौन सा होता है? पीला होता है। जो इसकी त्वचा है अंदर से पीले कलर की होती है। इसका नाम रेड कॉर्निश है, तो अगर आपको त्वचा का कलर पूछ लिया जाए तो रेड नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे? पीला कलर होता है इसका ना। ये जनरली अपन नाम देख के कर देते हैं ना, रेड कॉर्निश नाम देखा, जब नाम ही रेड दिया है तो फिर क्या क्या सोचना ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इस नस्ल के अंदर क्या है? इसका कलर, त्वचा का जो कलर है वो पीला होता है ना, त्वचा का कलर पीला होता है। इसको देख के आपको ऐसे नहीं, तो अंदर से त्वचा है ना इसकी पीली होती है बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं मिनोरका की, है ना। ये मिनोरका है, ये कहाँ की है उत्पत्ति इसकी? स्पेन। स्पेन में इसकी उत्पत्ति है। और ये जो अपन ने पढ़ी थी मेडिटेरियन नस्ल है ना, मेडिटेरियन में कौन सी?
वाइट लेगोन और ये जो हमने पढ़ी, उनमें अगर मेडिटेरियन नस्लों में हम बात करें तो सबसे बड़ी नस्ल है ना, सिर्फ मेडिटेरियन के अंदर ना, मुर्गी की सबसे बड़ी नस्ल कहाँ किसमें है? मेडिटेरियन वाली नस्लों में। मुर्गी की पूरी मुर्गियों में ये नहीं है बड़ी, इसमें सिर्फ जो मेडिटेरियन नस्लें हैं उनमें सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? मिनोरका। उसके बाद इसकी बात की जाए, अंडे इसके आकार में कैसे होते हैं? अंडे बड़े आकार के होते हैं। इस नस्ल के जो अंडे हैं वो बड़े आकार के होते हैं। ये देखने में इस प्रकार की दिखाई देती है ना, और इसकी जो कलंगी है जो आपको दिखाई दे रही है उसमें कितने 6 नोक होते हैं ना, इसकी कलंगी में 6 नोक होते हैं। मिनोरका में क्या है, एक तो स्पेन ध्यान में रखना है, और एक क्या है, ये मेडिटेरियन जो नस्लें हैं उनमें अगर सबसे बड़ी नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? मिनोरका नस्ल आपकी जो मेडिटेरियन जो भी नस्लें हैं उनमें सबसे बड़ी नस्ल है। और अंडे का आकार अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अंडे का आकार, तो भी इसी का अंडे का बड़े आकार, सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़े आकार के अंडे होते हैं ना, जो अंडे होते हैं इसके बड़े आकार के अंडे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतापधन की, है ना। ये प्रतापधन जो है कहाँ पे विकसित की गई है? ये हमारे जो MPUAT है ना, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो उदयपुर वाली है, यहाँ पे इसको विकसित किया गया है ना। प्रतापधन को कहाँ पे? MPUAT उदयपुर में विकसित किया गया है। कहाँ किया गया है? MPUAT उदयपुर के अंदर। और इसका अगर हमें क्रॉस देखें तो किस किस का क्रॉस है? ये RIR यानी रोड आइसलैंड रेड का और असील का। किसका है? रोड आइलैंड रेड और असील का क्रॉस है वो करवा के। और प्रतापधन मुर्गी जो विकसित की गई है ये क्या है? ड्यूल पर्पज और कलर्ड ब्रीड है। जो प्रतापधन है वो कैसी है? ड्यूल पर्पज ब्रीड है ना, ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज ब्रीड है और कैसी है? कलर्ड ब्रीड है ना। ड्यूल पर्पज और कलर्ड ब्रीड है और कैसी दिखाई देती है? ये इस प्रकार के है ना, ये इसका नर है और ये इसकी मादा है, इस प्रकार की ये दिखाई देती है। और कौन सी? कलर्ड ब्रीड है, ये मुर्गी की कलर्ड ब्रीड है। और ड्यूल पर्पज यानी जिसको क्या बोलते हैं? द्विकाजी, है ना, द्विकाजी नस्ल है ये। इसके बाद हम बात करें निर्भीक की। निर्भीक है वो किस किस का क्रॉस है? निर्भीक है अपने, पहले तो ये कहाँ पे विकसित की गई? तो CARI, ये क्या है? CARI पता है आपको? पता है ना CARI? तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय पक्षी रिसर्च अनुसंधान है ना। केंद्रीय पक्षी रिसर्च अनुसंधान कौन सा है? CARI। कहाँ पे है ये? इज्जत नगर में, है ना, पता है ना, ये तो लिखवाया था आपको। सेंट्रल एवियन, क्या है इसका नाम पूरा लिखे? सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी, है ना, एवियन रिसर्च सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय पक्षी रिसर्च अनुसंधान है ये, है ना। वहाँ पे विकसित की गई है ये वाली नस्ल जो निर्भीक है। और अगर आपको क्रॉस पूछा जाए तो ये किसका क्रॉस है? असील, जो असील है लड़ाकू मुर्गी उसका। और जो CARI की एक लोकल है रेड, है ना, वहीं की जो CARI की लोकल रेड है उसका क्रॉस करवाया गया। और कहाँ पे इसको विकसित किया गया था? CARI के अंदर इस निर्भीक को विकसित किया गया था। उसके बाद हम कुछ CARI वाली कुछ और नस्लें देख लेते हैं जो नई नस्लें हैं इसकी, है ना। एक तो आप देखें वाइट एग लेइंग नस्लें, है ना, वाइट एग लेइंग। इसमें है CARI प्रिया। CARI प्रिया, है ना। CARI प्रिया यानी कि CARI तो क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, वहीं पे ये बनाई गई है। तो इसका नाम क्या है? CARI प्रिया। जनरली प्रिया नाम होता है लेकिन इसका जो इंस्टीट्यूट CARI में इसको बनाया गया है इसलिए क्या नाम है? CARI प्रिया। उसके बाद हम बात करें अगर ब्राउन एग लेइंग, ब्राउन एग लेइंग चिकन है वो कौन सी नस्ल है उसकी? ब्राउन एग लेइंग चिकन में है CARI कौन सी है? सोनाली, सोनाली, है ना, कौन सी है?
तो सी आ रहा है सोनाइल, यानी कि जो वाइट एग देने वाली है ना, वाइट एग लेइंग वाली, तो ये है वाइट एग वाली है जिसके वाइट अंडे जो देती है ना। उसके बाद जो ये है सोनाली, ये कौन सी है, ब्राउन एग लेइंग है ना। उसके बाद कुछ एक दो नस्लें ब्रोयलर्स की भी है, वो भी देख ले आप, है ना, नई नस्लें हैं तो पूछ सकते हैं। एक है वाइट ब्रोयलर चिकन, है ना, वाइट ब्रोयलर चिकन जो मांस वाले होते हैं ना, वाइट ब्रोयलर ये होती है आपकी कैरिब्रो विशाल। जो वाइट वाली है कौन सी है, कैरिब्रो विशाल। कैरिब्रो विशाल। ये सब जो मैं लिखा रही हूँ ये CARI से है ना, CRI से ही अभी विकसित की गई जो नई नस्लें हैं वो है ये वाइट ब्रोयलर, यानी कि जो मांस वाली है ना। ब्रोयलर तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, मांस वाली मुर्गियाँ। ये क्या है, कैरिब्रो जो विशाल है वो कैसी है, वाइट ब्रोयलर। नेक्स्ट एक और लिखें, कलर्ड ब्रोयलर। ये होती है कैरिब्रो धनराज, ये होती है कैरिब्रो धनराज। ये है ना कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है, इनको भी ध्यान में रखें थोड़ा। वैसे क्वेश्चन वगैरह वो उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी जो नई विकसित की गई है ना, कभी कभी नई विकसित की गई से किस्मों से नस्लों से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इनको आप याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं मुर्गी प्रबंधन, है ना, मुर्गी प्रबंधन के बारे में। मुर्गी पालन में आप देखें कि जैसे हमने ऊँट में भी देखा था, मुर्गी पालन में क्या है कि जो आहार पे खर्च कितना होता है, ज़्यादा जो खर्च है वो आहार पे होता है। कितना होता है, 60 से 70% जो खर्चा है वो आहार पे हो जाता है। मुर्गी के आहार पे कितना खर्च होता है, कुल खर्च का 60 से 70%। उसके बाद हम बात करते हैं कि मुर्गी पालन हम करते हैं तो उसमें नर और मादा किस अनुपात में रखे जाए, तो इसमें कैसे 1:10 में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं, ये अनुपात आप याद रखें, 1:10 में नर और मादा को मुर्गी घर में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडे की सामान्य जानकारी, है ना। अंडा होता है वो, अंडे की सामान्य जानकारी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अंडे के क्या क्या भाग होते हैं, अंडे में कवच होता है, अंडे की जर्दी होती है ना, एल्ब्यूमिन होता है। और अंडे में हम देखें तो इसका मुख्य भाग है वो कवच होता है। कवच किसको कहते हैं, ये तो आपको पता है ना, इसको कहते हैं, ये वाला जो है ये कवच है इसका, है ना। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसमें अगर छिद्र की बात की जाए, इसका रंग तो होता है, हमने अभी पीछे भी देखा था कि भूरा भी होता है और सफ़ेद भी होता है ना। एक का रंग में तो सफ़ेद और भूरे दोनों हो सकते हैं, जो नस्ल है मुर्गी की उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद अगर छिद्रों की बात की जाए तो इसमें 600 से 800 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, 600 से 800 छिद्र होते हैं। और उन छिद्रों का काम क्या होता है कि नमी और हवा को पास करना, है ना, आदान प्रदान। जो नमी और गैसें जो है उनका आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुर्गी अंडे देना कब प्रारंभ कर देती है। तो जनरली 20 से लेके 24 सप्ताह तक, है ना। अगर इसका आप थोड़ा देखें कितना होता है, 20 से 24 कह सकते हैं ओपन, है ना, 20 से 24। आपको कुछ भी 20 भी आ सकता है और 20 से 24 भी आ सकता है। जनरली इसकी एज होती है मुर्गी की वो 20 सप्ताह या 20 से 24 सप्ताह होती है, तब ये अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अब ये डिपेंड करता है कि नस्ल कौन सी है ना, नस्लों के हिसाब से होता है। तो अंडा देने के लिए जो सर्वोत्तम आयु है वो देखें आप 20 से 72 सप्ताह। कितने, 20 से 72 सप्ताह है वो तो सर्वोत्तम आयु है। अगर सर्वोत्तम आयु पूछा जाए तो 20 से 72 सप्ताह है। लेकिन जो मुर्गी है वो उम्र भर, मतलब जब तक वो मृत्यु नहीं होती तब तक अंडे देती रहती है ना। ये आप ध्यान में रखें थोड़ा कि भाई जो सर्वोत्तम अगर पूछा जाए सबसे अच्छा अंडा उत्पादन कब होता है, तो वो होता है 20 से 72 जो स्टार्टिंग सप्ताह होते हैं उनमें होता है। उसके बाद अंडे का औसत वजन है वो आपसे पूछा जा सकता है ना, कई बार पूछा जाता है अंडे का औसत वजन कितना है। तो ये है एवरेज औसत वजन तो है अंडे का 58 ग्राम। लेकिन नॉर्मली कुछ अंडे बड़े भी होते हैं
कुछ अंडे छोटे भी होते हैं तो वो वेरिएट कर सकता है वजन, लेकिन अगर आपसे एवरेज वजन पूछा जाए तो एवरेज वजन है अंडे का कितना, 58 ग्राम होता है अंडे का एवरेज वजन। उसके बाद हम बात करें जब मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, अंडा कम बार वाला होता है, कितना होता है, 36 ग्राम का, है ना। स्टार्टिंग में तो 36 ग्राम का होता है, लेकिन जब 42 सप्ताह की उम्र हो जाती है उसके बाद लगभग बाद में बढ़ता है वजन, बड़े अंडे होते हैं तो उसमें क्या होता है 58 ग्राम वजन बढ़ जाता है। इसमें स्टार्टिंग में तो 36 ग्राम ही होता है, लेकिन बाद में कितना होता है 58, जो कि अपना नॉर्मल वजन है, औसत वजन है ना। औसत वजन कितना है 58 ग्राम। अंडे का कवच जैसे भारात्मक दृष्टि से किसका बना होता है, ये मैंने आपको बताया था, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, जो मेनली कितना % होता है, अगर ये आपसे पूछे तो ज़्यादातर उसी का बना हुआ है, यानी कि 94% है ना। 94% जो कवच है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, जो अंडे का आंतरिक भाग है उसकी रक्षा करता है ना। ये इस एक खोल का काम करता है, इसके बाहर और आंतरिक जो भाग है उसकी रक्षा करता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ये जो बाहरी जो अंदर वाला जो भाग है उसकी रक्षा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडे के वजन की। जो हमने बात की, मुर्गी का तो कितना होता है 58 होता है, और डक का कितना होता है 80 ग्राम। डक का अगर बात करें तो 80 ग्राम होता है। मेन इंपॉर्टेंट हमारे मुर्गी का ही है, कितना है 58 ग्राम। उसके बाद हम बात करें अगर अंडे से बच्चा निकलने का समय, तो अंडे से बच्चा निकलने का अपन ने पढ़ा था, क्या हेचिंग होती है ना, हेचिंग होती है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडे से बच्चा निकलना या हेचिंग, एक ही बात है ना। उसका अगर समय देखें तो अपने ये पहले भी अपन बात कर चुके, कितना होता है 21 दिन होता है। जो अंडे का हेचिंग का जो टाइम होता है वो कितना होता है 21 दिन का होता है, जबकि डक के अंदर है ये आपका 28 होता है ना। डक के अंदर कितना होता है 28 होता है, जबकि हमारे मुर्गी में है नॉर्मली कितना है 21। के बाद हम बात करते हैं अंडे के कंपोजिशन की, है ना। अंडे के कंपोजिशन में क्या क्या होता है, ये तो आपने देखा, क्या होता है, ये बार वाला क्या होता है कवच होता है ना, जो शेल होती है या फिर छिलका भी बोल सकते हैं इसको क्या, ये कवच होता है। ये कितने % होता है, ये आपका होता है 8 से 11%। कितना होता है 8 से 11% इसका ये कवच होता है। उसके बाद हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन है वो ये अंदर का ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट होता है एल्ब्यूमिन। ये होता है ज़्यादा होता है, कितना होता है 60%। जो ये एल्ब्यूमिन है वो 60%। जबकि जो जर्दी की बात करें, जिसको बोला जाता है योक, क्या बोलते हैं योक या जर्दी एक ही बात है। वो कि ये पीला पार्ट जो होता है ये जर्दी या योक होता है अंडे का, है ना, जर्दी या योक इसको बोला जाता है। ये कितना होता है 28 से 32%, या अगर एवरेज आप माने तो कितना 30% है ना, 30% लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कितना 30% होता है ये 28 से 32%। उसके बाद अगर नमी की बात की जाए तो नमी इसमें होती है 70 से 73%। कितनी होती है, अगर अंडे की नमी की बात करें तो 70 to 73% होती है। उसके बाद प्रोटीन का पूछा जाता है आपसे, है ना, प्रोटीन कितना होता है अंडे में, तो जनरली कितना होता है 11.8। अगर एवरेज की बात करें तो 11.8, लेकिन कभी कभी आपको 12 या 13 भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। मान लो ऑप्शन में ऐसा 12-13 ऐसा लिखा हुआ मिले, आपको ये ऑप्शन नहीं मिल के सिर्फ वही मिले तो वो सही होगा आपका। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें, एग्जैक्ट होता है 11.8% प्रोटीन एक के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं वसा की। वसा कितनी होती है 10 से 11%। वसा प्रोटीन होता है 11.8 और जो वसा होती है वो 10 से 11% होती है एग में। अंडे में बात करें तो विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो विटामिन सी है वो एब्सेंट होता है ना। अंडा होता है उसमें कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। उसके बाद हम बात करें अगर एक अंडे से कितनी एनर्जी मिलती है ना, अंडे से एनर्जी मिलती है ये तो सबको पता है। अब कितनी मिलती है तो 80 किलो कैलोरी कितनी मिलती है एक अंडे से। अगर आपको एनर्जी पूछी जाए कि एक अंडा खाने से या एक अंडे से कितनी एनर्जी मिलती है, तो कितनी मिलती है 80 किलो कैलोरी जो एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं मुर्गी के अंडों की ग्रेड। इसकी ग्रेड अलग अलग होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, लार्ज होते हैं, मीडियम होते हैं, स्मॉल होते हैं, इस प्रकार से, है ना। स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज और बहुत ही ज़्यादा है तो ये जंबो साइज़ होती है ना। तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज की। और एक्स्ट्रा लार्ज में अगर कितना हम बात करें तो 60 ग्राम, या जो एवरेज हमने देखा था 58 या 60 ग्राम होता है वजन, है ना। अगर उससे बहुत ज़्यादा है यानी कि 60 ग्राम या इससे ज़्यादा है, कितना है 60 ग्राम या 60 ग्राम से अगर ज़्यादा है तो किस में आएंगे वो
एक्स्ट्रा लार्ज एक में अगर आपसे पूछे कितने, तो 60 ग्राम से अधिक या 60 ग्राम भी उसी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज की। तो लार्ज में कितनी तक आएगा, लगभग आप देखें 58 से 59 है ना, 58 से 59 अगर हो तो उसकी अगर आप बात करें कौन सी ग्रेड होगी, तो इसकी कौन सी ग्रेड होगी, लार्ज ग्रेड में आएगा, है ना। अगर 58 से 59 ग्राम वजन है तो वो लार्ज में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम की। तो मीडियम में कितना है, मीडियम में 45 से 52 है ना, 45 से 52 ग्राम अगर एक का वजन है तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम, मीडियम के अंदर, है ना। अगर वजन 45 से 52 है तो मीडियम में आएगा। जबकि अगर वजन मान लो 38 से 42, कितना है, 38 से 42 या 44 कितना है, तो वो स्मॉल में आता है। किस में आता है, स्मॉल में आता है। अगर 38 से 44 मान लो वजन हो तो वो स्मॉल में आएगा, है ना। इस प्रकार से आपने ग्रेड देखी। ग्रेड में क्या है, सबसे बहुत ज़्यादा है, नाम से पता चला एक्स्ट्रा लार्ज, यानी हमने नॉर्मल देखा था 58, है ना, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होगा। अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल यानी 58 और 60 तो आपका नॉर्मल है, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना है, क्या है, 60 ग्राम या इससे अधिक, है ना। हमारा जो नॉर्मल है उससे अधिक होता है एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर। उसके बाद हमने बात की लार्ज में, तो लार्ज में उससे थोड़ा सा कम होता है, कितना, 58 59 अगर है तो जो हमारा एवरेज है वो लार्ज में आता है ना। एवरेज वजन हम बात करते हैं तो एवरेज है वो 58 59 तो किस में है, लार्ज में है, और एवरेज से अगर अधिक होगा तो एक्स्ट्रा लार्ज। उसके बाद मीडियम की बात करें तो मीडियम में इससे थोड़ा सा कम है, कितना है, 45 से लगभग 52 55 तक जा सकता है ये, है ना, ये इस प्रकार। उसके बाद स्मॉल की हमने बात की, कितना है, 38 से 44। उसके बाद हम बात करते हैं अंडों को सेना, है ना, क्योंकि जो हैचिंग वगैरह होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसकी विधियाँ होती है, कुछ 2 प्रकार की विधियाँ होती है इसकी। फर्स्ट है प्राकृतिक, जो नेचुरल विधि है वो। उसके बाद सेकंड होती है कृत्रिम विधि, है ना। प्राकृतिक में तो क्या होता है कि कुड़क मुर्गी का यूज़ किया जाता है ना। प्राकृतिक यानी जो नेचुरल होता है हैचिंग, नेचुरल हैचिंग के लिए किसको यूज़ करेंगे, कुड़क मुर्गी को। एक प्रकार की मुर्गी होती है ये कुड़क मुर्गी, है ना, जो क्या करती है, अंडे सेने का काम करती है। ये है कुड़क मुर्गी आपकी, इस प्रकार से ये अंडे सेने का काम करती है। लेकिन कुड़क मुर्गी का यूज़ करेंगे तो सिर्फ 8-10 मतलब अंडे, मुर्गी है तो मुर्गी लगभग कितने 8-10 अंडे एक बार में से पाएगी, है ना। इसका सेने का जो है अगर बात करें तो कितनी, सिर्फ 8-10 अंडे ही एक बार में ये कर सकती है। ये आप ध्यान में रखें थोड़ा कि भाई अंडे सेने के लिए किस मुर्गी का, कौन सी मुर्गी काम में लेते हैं, तो कुड़क मुर्गी को काम में लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम विधि। इसमें तो है, प्राकृतिक में तो आपने देखा कितने अंडे, सिर्फ लगभग ये 8-10 अंडों को ही कर सकती है। सेने का काम कुड़क मुर्गी कितने का कर सकती है, 8-10 अंडों को सेने का काम कर सकती है एक बार में। जबकि जो कृत्रिम विधि है इसमें क्या होता है, ये सारा मशीन पे डिपेंड है, यानी इनक्यूबेटर जिसको बोलते हैं ना। अंडे सेने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इनक्यूबेटर का। ये आपसे पूछ सकते हैं कि अंडे सेने के लिए जो क्या नाम है इसका, किसको यूज़ करते हैं, तो किसको करते हैं, इनक्यूबेटर को। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अलग अलग साइज़ के आते हैं और इनमें लगभग मतलब 2-3 हज़ार तक अंडे भी आप एक साथ सेने का काम कर सकते हैं ना। ये बहुत बड़े बड़े आते हैं और इनमें इस विधि में कितने 3000 तक अंडे भी एक साथ सेए जा सकते हैं, जबकि उसमें सिर्फ कितने थे 10 अंडे। तो ये अच्छी विधि है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अंडे सेने का उपयुक्त समय। तो वैसे तो अंडे सेने का नॉर्मल हर टाइम मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमेशा अंडे से जा सकते हैं। लेकिन अधिक उपयुक्त समय की हम बात करते हैं तो उपयुक्त समय आपसे पूछे तो फरवरी मार्च है ना। नॉर्मली तो कभी भी सहे जा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त सबसे अधिक उपयुक्त अगर पूछा जाए तो क्या है, फरवरी मार्च, है ना। ये ध्यान में रखें थोड़ा आप इसको, फरवरी और मार्च जो है सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे एग इस प्रकार से रखे जाते हैं इनक्यूबेटर में, ये रखे हुए हैं ना एग, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं एग रखे हुए हैं। तो ये एग क्या होता है, इनका एक निश्चित मतलब कोण पे रखा जाता है, इसको 45 डिग्री के यानी कि थोड़ा झुका के इनको रखा जाता है, क्योंकि इसमें रिसर्च वगैरह किए गए तो उसमें अलग अलग कोण पे इनको रखा गया था। तो उसमें क्या हुआ कि जो 45 डिग्री पे रखे गए थे, 45 डिग्री पे रखे गए वो अच्छे मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज वो एग थे, उनसे ज़्यादा चूजे प्राप्त हुए थे। जबकि अगर अलग मतलब इस पर रखा गया था उनमें कुछ एग खराब हो गए थे, है ना। तो इसका हम अगर ये पूछे आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, है ना, कि एग को कैसे रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, 45 डिग्री के ऊपर रखा जाता है और इन एग को नॉर्मली पलटा जाता है ना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद पलटा जाता है। ये मशीन के अंदर तो ये ऑटोमेटिक होती है मशीन, है ना। तीसरे चौथे दिन से इसमें अपने आप ही जो है अंडे पलटने लग जाते हैं। इसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें
तो इसका मेन चीज़ क्या है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है ना। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रखते हैं, इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। स्टार्टिंग में कितना रखते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि बाद में अंतिम जो 3 दिन होते हैं उनमें कम कर दिया जाता है। कितना, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है, जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं उनमें। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर आपसे पूछे तो कितना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर इंक्यूबेटर का रखा जाता है। उसके बाद हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता भी कितनी रखी जाती है, 80 से 90%। कितनी रखी जाती है, 80 से 90%। लेकिन आर्द्रता को भी जो अंतिम 3 दिन है उनमें इसको भी घटा दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 70%। कितना किया जाता है आर्द्रता को, 70% आर्द्रता को कर दिया जाता है, जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं उनमें। समझ में आ गई कृत्रिम विधि। मेन याद रखना है इंक्यूबेटर है ना, कृत्रिम विधि का नाम याद आते ही आपको इंक्यूबेटर याद आना चाहिए, फोटो याद आनी चाहिए साथ में है ना। उसके बाद ये चीज़ देखिए आप, ये ना उसमें 10 है इसमें 3000 है, इस डिफरेंस को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आपके जो कोण है ये भी पूछा जाता है, इस कोण को भी ध्यान में रखें। और ये टाइम जो वो भी पूछा जाता है कई बार है ना, फरवरी मार्च। और ये है इंक्यूबेटर का तापमान भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तापमान ध्यान में रखना है ना। 1-8 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे कभी कभी दिया जाता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो एग्जैक्ट है वो 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एग्जैक्ट टेम्परेचर इंक्यूबेटर का होता है। उसके बाद आर्द्रता नॉर्मल है, 90% रखी जाती है और बाद में है जो कम कर दी जाती है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इंक्यूबेटर के अंदर ऑक्सीजन है वो 21% से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21% से ज़्यादा होनी चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो कम होना चाहिए, कितना, 0.5% से कम होना चाहिए CO2 का लेवल। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडलिंग। कैंडलिंग क्या होती है कि कैंडलिंग में जो अंडा है उसको, जिसकी हैचिंग की जा रही है उसकी जांच की जाती है कि अंडा निषेचित है अनिषेचित है, या उसमें जो भ्रूण पल रहा है वो सही है, मतलब जीवित है। इस प्रकार से उसको देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, नॉर्मली तो कैंडलर का यूज़ किया जाता है। कैंडल मीन्स भी क्या, कैंडलर भी एक प्रकार की लाइट ही है ना, लाइट से उसको देखा जाता है। नॉर्मल अगर आप देखना चाहें तो जैसे अपन मोबाइल का जो अपने टॉर्च होती है ना, उसको भी अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और उसमें भी रख के जो है आप देख सकते हैं अंडे को। इस प्रकार से लाइट में, ये देखें अंडे को ऐसे रख के नीचे से, मतलब इसको लाइट पे रखा जाता है, तो लाइट की वजह से जो अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट पूरा दिखाई देता है, जिससे पता चल जाता है कि मतलब एम्ब्रियो है, जैसे अंदर भ्रूण घूम रहा है, हलचल कुछ हो रही है, क्या क्या है अंदर, अंदर की सारी जो स्थिति है ना, आंतरिक गुणों की जो सारी स्थिति है उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, कैंडलिंग की जाती है। कैंडल की सहायता से उनको देखा जाता है, अंदर के पार्ट को कैंडल की सहायता से देखते हैं। उसके बाद अंडों की कब कब देखते हैं, जांच कब कब करें, ये थोड़ा ध्यान में रखें। 7वें और 14वें दिन है ना, हमेशा तो नहीं लेकिन 7वें और 14, 2-3 बार इनको देख लिया जाता है। और जो 17-18 दिन तो अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या, जब चूजा निकलने वाला होता है ना, जब अंडे से चूजा निकलने वाला होता है तो उसको क्या करते हैं हम, मशीन से तो निकाल दिया जाता है ना, मशीन से बाहर निकाल के और उसको ट्रे में रखते हैं ना, नर्सरी जो ट्रे होती है उसमें रख दिया जाता है और वहाँ पे चूजे निकल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये चूजे जो होते हैं ये 24 आवर्स तक, यानी जब चूजा बाहर निकल चुका है तो उसको 24 घंटे तक आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या है, 24 घंटे तक चूजे को आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चूजे निकलते हैं हैचिंग से उनको 24 घंटे तक कुछ भी आहार नहीं दिया जाता, इनको ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रूडिंग की, हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। ब्रूडिंग में क्या होता है, ब्रूडिंग में जो ब्रूडर हाउस होते हैं उनमें किस एज के चूजों को रखा जाता है, स्टार्टिंग की एज, यानी कितनी, 1 से 4 सप्ताह। स्टार्टिंग की जो एज होती है चूजे की 1 से लेके 4 सप्ताह, तब उसको कहाँ रखते हैं, ब्रूडिंग हाउस में। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग बोलते हैं। ब्रूडिंग यानी जो स्टार्टिंग की एज शुरू से उसको 1 सप्ताह से लेके 4 सप्ताह तक रखा जाता है। ये इस प्रकार से देखें आप, ये है ना ब्रूडर हाउस, इस प्रकार से। इसमें छोटे चूजे होते हैं उनको इस प्रकार से रखा जाता है। जबकि जो रियरिंग है उसमें थोड़े से बड़े, यानी कि 4 से 8 सप्ताह, कितने, 4 से 8 सप्ताह जो रियरिंग है उसमें क्या किया जाता है, 4 से 8 सप्ताह के मुर्गियों या चूजों को पाला जाता है ना। 4 से 8 सप्ताह के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो उसको रियरिंग बोला जाता है, जबकि 1 से 4 सप्ताह हमने क्या बोला था, ब्रूडिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट की। ग्रोअर मैनेजमेंट यानी हम 4 से 8 बात कर चुके हैं, तो 8 सप्ताह से अधिक उम्र है ना, 8 सप्ताह से अधिक उम्र की अगर मुर्गियां हैं तो उनको किसमें कहाँ क्या करते हैं, उनका जो मैनेजमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं,
ग्रोअर, मैनेजमेंट, बस इन तीनों में आपको कुछ नहीं, उम्र का ध्यान रखना है। ब्रूडिंग में 1 to 4 सप्ताह है, फिर रियरिंग में कितने हैं 4 to 8, उसके बाद ग्रोअर मैनेजमेंट में है उससे 8 से अधिक जितनी भी उम्र है उसके मुर्गियों को रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स। लेयर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या होती है ये? अंडे देने वाली मुर्गियाँ है ना, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती है, इस प्रकार से इन मुर्गियों को क्या बोला जाता है? लेयर्स बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अंडे देने वाली मुर्गियाँ, तो ब्रॉयलर्स वगैरह कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे, तो आप टिक करेंगे सही आंसर कौन सा है? लेयर्स। लेयर्स जो होती है वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, और जो ये क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? लेइंग, है ना, एग लेइंग होती है ना। एग लेइंग, है ना, एग लेइंग होती है वही, एग लेयर्स मुर्गियाँ वही होती है जो एग देती है ना, और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? लेइंग बोला जाता है। एग देने की क्रिया यानी लेइंग। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉयलर्स की। ब्रॉयलर्स क्या होती है? ये वे मुर्गियाँ होती है जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है ना। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए। ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। क्या है? ब्रॉयलर्स कौन सी मुर्गियाँ होती है? मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए आपके तो क्या कहते हैं उनको? ब्रॉयलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीटर की। लीटर क्या होता है? मुर्गी घर की बिछावन। नॉर्मली क्या होता है कि लकड़ी का बुरादा, किसको यूज़ करते हैं? लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको मुर्गी घर में बिछा दिया जाता है ना। इस प्रकार से मुर्गी घर में जो है लकड़ी का बुरादा बिछा दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? लीटर बोला जाता है इसको, है ना। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी हो चुकी है मुर्गियों की नस्लें, और मुर्गियों का प्रबंधन में हमारे कुछ बाकी है। मुर्गियों का आवास है और भोजन है ना, आवास भोजन बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।